नमस्कार, मैं स्वरभूमि रोहित शर्मा। भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, अब नेपाल, तख्तापलट के दौर से गुजर रहा है। भारी विद्रोह, भारी आक्रोश, यहाँ तक श्रीलंका में भी तख्तापलट किया गया, राष्ट्रपति के घरों को खदेड़-खदेड़ कर भगाया गया। नेपाल में भी आज यही स्थिति है और बांग्लादेश में तो आप जान ही रहे हैं किस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति को मार के भगा दिया गया और वो भारत में शरण लिए हुए हैं। नेपाल में जो तत्काल आंदोलन चला है, इस पर भारत की मीडिया काफ़ी शोर-शराबा कर रहा है, काफ़ी बड़े पैमाने पर उसका पोस्टरिंग किया जा रहा है और इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि किस तरीके से नेपाल के लोग लड़ रहे हैं, सरकार हटाने की बात कर रहे हैं, तख्तापलट करने की बात कर रहे हैं, ओली सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल, कारण जो भी हो, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई सोशल मीडिया पर नहीं है, बल्कि अन्य मामले पर भी है, करप्शन वगैरह। सवाल है कि ये आंदोलन हुआ कैसे? तत्कालिक कारण ये है कि ओली सरकार ने वहां पर सोशल मीडिया, जो अमेरिकी संचालित सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, इस टाइप के जो यूट्यूब, इसको वहां बैन कर दिया है। तो सवाल उठता है, क्या बैन करने से ओली सरकार को अस्थिर करना जरूरी था? जवाब वहां के लोग भी देते हैं कि करप्शन मुख्य मुद्दा है, बेरोजगारी जो है वो मुख्य मुद्दा है, रोजगार नहीं मिलना युवाओं को, ये समस्या है, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतने बड़े मूवमेंट वहाँ हुआ कैसे? जानकार बताते हैं, किसी भी घटना को अगर जानना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं तकरीबन 22 ईस्वी से ही पूरी दुनिया 2 पोलर हो गई है। 1991 में जो दुनिया बाइपोलर बनी थी, सोवियत संघ के पतन के बाद, वह दुनिया अब बाइपोलर बन गई है 2022 ईस्वी के बाद, जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था। हालाँकि वह सैन्य हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि वो कहीं एक ऑपरेशन चलाए थे वो, डी-नाज़िफिकेशन करने के लिए। अब जब दुनिया 2 धुर्मों में बँट चुकी है, एक का नेतृत्व चीन और रशिया कर रहा है, दूसरे का नेतृत्व अमेरिका और यूरोपीय कंट्री कर रहा है। दोनों के अपने-अपने वजूद हैं इस दुनिया में और इन वजूदों के बीच दोनों के अपने-अपने सूचना और प्रचार तंत्र हैं। भारत दक्षिण एशिया में आता है और दक्षिण एशिया में जो एक मुख्य भूमिका निभा रहा है, वो है चाइना। चीन इस सवाल को लेकर के पूरी दुनिया में एक अपनी साख बनाए हुए है और उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिस कारण कि उससे अब अमेरिका भी डरने लगा है, खौफ खाने लगा है। आपको याद होगा तो विगत दिनों जब से रशिया-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे देश एकजुट हो गए हैं और इन्होंने अब जो है, उन तमाम देशों में अपने छाप छोड़ना शुरू कर दिया है, जो अमेरिकी के विरोध में था। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें हम अगर तो श्रीलंका से लेकर के पाकिस्तान अ, और बांग्लादेश में तमाम देशों में चाइना का इम्पैक्ट है। नेपाल के लोग चीन की तरफ झुक रहे हैं। ओली सरकार चीन को समर्थन बाकायदा दे रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन यह है कि भारत की जो मोदी सरकार है, नेपाल के अंदर अंदरूनी हस्तक्षेप करना जारी रखा है और उस हस्तक्षेप में वहाँ के संविधान बनाने की प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप कर रहा था, जिसके खिलाफ वहाँ की जनता भी काफ़ी विरोध किए और प्रदर्शन भी किए और इन सवालों को लेकर आज उठाया कि भारत हमारे देश के अंदरूनी मसलों में हस्तक्षेप क्यों कर सकता है, क्यों करेगा? जब कई बार ऐसा देखा गया कि भारत ने बैन कर दिया। आप जानते हैं कि नेपाल जो है लैंड लॉक कंट्री है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत से टच करता है एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा चाइना से टच करता है। छोटे से हिस्सा ही दूसरे राज्यों देशों से संपर्क रखता है। मुख्यतः इसकी आवाजाही जो भारत के साथ होती है। भारत की सरकार, ये जो मोदी सरकार आई है, इसने लगातार नेपाल के खिलाफ अंदरूनी हस्तक्षेप किए हैं।
हस्तक्षेप का उदाहरण समझ जरूरत है। नेपाल में किसी सवाल पर एक प्रोटेस्ट होता अगर है, या नेपाल की सरकार किसी सवाल को भारत की बात को न मानने से इनकार करती है अगर है, तो भारत की सरकार जो है नेपाल के बॉर्डर को सील कर देती है। जिस कारण की नेपाल में जाने के लिए जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं, जो वहाँ के लोगों के जीवनचर्या के लिए जरूरी है, उन तमाम चीजों में सप्लाई बंद कर देते हैं। मतलब नेपालियों को भूखे मारने पर मजबूर कर देते हैं, भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये कहीं नहीं चल सकता है। आप किसी भी देश के राष्ट्रवाद को अगर उत्तेजित करेंगे, उसके लोगों को आप इसलिए भूखे मारने की कोशिश करेंगे कि वहां के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये एक सम्मानती सोच है और आपके विस्तारवादी से इसको दिखाता है। भारत नेपाल के साथ ठीक यही काम कर रहा था। नेपाल में क्रांति भी होती है, प्रचंड के नेतृत्व में सीपीएन माओवादी थे वहां पर, काफी संघर्ष किया, सत्ता को जो सरकार थी वहां की राजा राजशाही, उसको खत्म किया, लोकतंत्र में आने के प्रयास को शुरू किया। ये तमाम चीजें जो है बढ़ते बढ़ते जब भारत के हितों पर कई बार नेपाल ने स्टैंड ले लिया कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ये उनकी मंशा है, ये उनका नीति है, उनका निर्णय है। लेकिन भारत के लोग, भारत के नेता जो है, मोदी सरकार जब से सरकार में आई है तब से जो है इसने जो नेपाल को बकायदा एक अजीब सा स्थिति में डाल दिया है। बात ना मानो सीधा बैन, किसी बात पर तकरार हो गई सीधा बैन। मतलब नेपाल के लोगों को खाना पानी देने के लिए भी मतलब भूखे मारने की तैयारी भारत सरकार की, मोदी सरकार करती रही है। आपको याद होगा नोटबंदी के वक्त जब 16 में मोदी ने घोषणा किया था, नेपाल में लगभग 1500 के बहुत सारे नोट थे। वो नेपाल की गवर्नमेंट भारत को वापस कर रही थी, लेकिन भारत की सरकार ने उस नोट को लेने से इनकार कर दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नोटबंदी में जो इतने पैसे 1500 का जाली नोट कह करके बैन किया करने की कोशिश किया गया था, बैन किया गया था, लगभग तमाम नोट वापस लौट गए। मतलब एक भी जाली नोट भारत में नहीं मिला। कुछ आंकड़े दिखाए गए कि इतने नोट वापस नहीं लौटे। सवाल उठता है, क्या वे वापस न लौटने वाले नोट नेपाल की गवर्नमेंट के पास जो जमा नोट था वह था जिसे भारत की मोदी सरकार लेने से इनकार कर दिया? किसी भी देश के साथ आप इस तरह काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपका नोट है और वो वापस कर रहे हैं, आपको लेना होगा, और आप नहीं लेते अगर हैं तो आप निश्चित तौर पर जानिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन तमाम प्रतिबंधों चीजों से त्रस्त नेपाल की सरकार ने चीन के साथ अपना गोटी सेट कर लिया। चीन की सरकार ने भी बाकायदा एरोप्लेन से हो या फिर ट्रेन के माध्यम से, अब तो नेपाल में बाकायदा चीन से ट्रेन आने लगी है, सरकार ने बाकायदा अब हिमालय पहाड़ के नीचे से सुरंग बना करके जो है चीन में रेल का भी इंतजाम शुरू कर दिया है। तो जब आप मुसीबत के वक्त नेपाल को डालते हैं मुसीबत में और दाना पानी बंद कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर जो कोई सहयोग करेगा वह उसका दोस्त माना जाएगा। चीन ने सहयोग किया और हवाई जहाज से नेपाल के अंदर अपने बहुत सारे मटेरियल दिए, वहां पर रखे, लोगों के लिए जो जरूरत का सामान था मुहैया कराया। स्वाभाविक तौर पर चीन की सरकार के साथ नेपाल की गवर्नमेंट का संबंध बेहतर हो गया। इस बात से अब अमेरिका खेमा परेशान हो गया, क्योंकि मैं बताया कि दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है। भारत की सरकार नेपाल के साथ किस तरह किया वो बता दिया मैंने आपको, और ठीक नेपाल भारत की सरकार के साथ अब अमेरिका की सरकार वही कर रही है। टेररिस्ट टैरिफ का खेल चल रहा है, वो जान ही रहे हैं। लेकिन भारत की सरकार जो है अमेरिकी सरकार के चरणों में गिरी हुई है। जो कुछ अमेरिका कहता है भारत वही करता है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है जिसको नेपाल सरकार ने बैन किया है वो अमेरिकी है, और अमेरिका को डर पड़ने लगा है कि अगर नेपाल की जनता
चीन के पाले में चली गई है, जो कि दूसरा खेमा है दुनिया का। तो उसका जो जड़ है कहीं कहीं कमजोर पड़ेगा अमेरिका का, और रसिया चाइना का बल मजबूत होगा। एक मजेदार बात और दिखाना चाहूंगा मैं आपको कि गोरखा सैनिक जो भारत में आकर के नौकरी करते थे, जब से अग्निवीर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, अब गोरखा लोग भारत आना बंद कर दिए हैं। अब वो रशिया या चीन का रुख अपनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये सवाल भी है कि अगर नेपाल चीन के पाले में चला जाता है, रशिया के पाले में चला जाता है, तो जो गोरखा सैनिक मुहैया करते हैं नेपाल के लोग, नेपाल की जनता जाती है लड़ने के लिए, पहले भारत में आती थी, अब वो चीन जाने लगी है, रशिया जाने लगा है, तो अमेरिका को समस्या पैदा हो जाएगा। क्योंकि गोरखा बहादुर होते हैं, और गोरखा का जो सैन्य लड़ने की क्षमता है, वो अपने आप में दुनिया में अद्भुत है। भारत के एक अधिकारी बोलते हैं, सैन्य अधिकारी, अगर कोई सैनिक यह बोलता है कि मुझे डर नहीं लगता मौत से, तो इसका मतलब है या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये गोरखा सैनिक का दुनिया भर में बनी हुई एक विशाल मिसाल है, विशाल छवि है। नेपाल की सरकार चीन की तरफ झुक रही है। भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर के नेपाल में एक भूचाल में फंसा दिया। ये जो विद्रोह कल की बात आप देख पा रहे हैं, ये विद्रोह असल में भारत की तरफ से किया गया है और अमेरिकी सहयोग से हुआ है। क्योंकि जो बैन किया गया है वहां पर यूट्यूब, फेसबुक या जो भी उसका ये है एक्स है, वो अमेरिकी है और अमेरिकी दुष्प्रचार का एक केंद्र है। लेकिन वहीं नेपाल की गवर्नमेंट ने चीन के ऐप को बैन नहीं किया। वहां का टिकटॉक है, वीचैट है, या कई सारे जो सोशल मीडिया उपकरण हैं, उसको बैन नहीं किया, वो चलता रहा वहां पर। मतलब सीधी तौर पर ये आंदोलन का मकसद यही है कि नेपाल को चीन के पाले में जाने से रोका जाए। ओली सरकार चूंकि इसका नेतृत्व कर रही है, इसीलिए यह गिरोह जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इसको इसी तरह भड़काया गया है कि ओली सरकार को ही बर्खास्त किया जाए, इसका तख्ता पलट किया जाए, इसका हटाया जाए। यही इस पूरे मूवमेंट का फलसफा है। इसमें कहीं से भी करप्शन, इस आंदोलन का एक रूप यह भी हो सकता है कि नेपाल भारत की सीमा को सील कर दे। लेकिन एक चीज और है, आप किसी भी देश को जितना ज्यादा मजबूर करेंगे अपने घुटनों पर झुकाने का, उस देश की जनता उस सवाल को लेकर के उतनी ही मजबूती से खड़ी होगी। नेपाल को आजादी होनी चाहिए कि वो किसके साथ संबंध बनाए। अगर भारत चाहती संबंध हमारा साथ बेहतर रहे उसका, और जो हजारों साल तक रहा भी, तो भारत को भी समझना पड़ेगा, बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। और इस तरह जो सामंती रवैया, विस्तारवादी सोच, नेपाल के अंदरूनी मसले में हस्तक्षेप का जो मसला भारत सरकार करती रही है, खास करके मोदी सरकार, इसको रोकना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता बचता है नेपाल में संघर्ष को रोकने का। वहां की सरकार को गिरा करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। फिर जनता वहां की तय करती है, और करनी भी चाहिए कि कौन सरकार में रहेगा, कौन सरकार में नहीं रहेगा। विदेशी ताकतें, भारत वहां के लिए विदेशी है, विदेशी ताकतें वहां पर अपना रोटी ना सेके, ये उसका एक संदेश यह भी होना चाहिए नेपाल के लोगों का, नेपाल की सरकार की तरफ से। नमस्कार, मैं स्वरभूमि रोहित शर्मा। चैनल जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं अगर आप है तो कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।